इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा छोरी मूवी की, जो पिछले महीने ही रिलीज हुई है और ये 2017 की एक मराठी मूवी लपाछपी की रीमेक है। यह मूवी वैसे तो बहुत ज्यादा डरावनी है, पर इस मूवी के जरिए हमें एक बात बताने की कोशिश की गई है, एक मैसेज दिया गया है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पर उससे पहले हम मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट औरत खेत में भागती हुई दिखती है और 3 छोटे बच्चे उसे एक चाकू देकर कहते हैं कि उन्हें उसकी छोटी बच्ची के साथ खेलना है। तभी वह औरत किसी की ओर देखती है और ना चाहते हुए भी वो चाकू उनके हाथ से ले लेती है और बार बार कहने लगती है कि मेरी छोटी बच्ची को ना मारो। पर उस अदृश्य शक्ति के सामने वो हार जाती है और अपना ही पेट काट डालती है। आगे हमें साक्षी को दिखाया जाता है जो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और वो एक NGO भी चलाती थी। साक्षी सभी बच्चों को बाहर पानी पूरी खिलाने के लिए ले जाती है। तभी उसका पति हेमंत अपने ड्राइवर कजला के साथ वहां आ जाता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि 2 लोग दूर से हेमंत को धमकी भरे इशारे करने लगते हैं, जिन्हें देख साक्षी हेमंत से पूछती है कि क्या वो उन्हें जानता है, पर हेमंत ऐसे बिहेव करता है कि वो उन्हें नहीं जानता। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो घर वापस आ जाते हैं, जहां कजला साक्षी के होने वाले बच्चे के लिए एक छोटी सी गिफ्ट देता है और हेमंत को कार की चाबी देकर चला जाता है। आधी रात में साक्षी की नींद हेमंत की दर्द भरी आवाजों से खुल जाती है और वो जब नीचे आती है तो देखती है कि सुबह वाले लोग हेमंत को पकड़कर मार रहे थे और 24 घंटे के अंदर पैसे लौटाने की बात कर रहे थे। उनके जाने के बाद हेमंत साक्षी को बताता है कि उसने बिजनेस करने के लिए चंडेल से पैसे लिए थे, पर जो आदमी उसे प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला था वो पैसे लेकर भाग गया। साक्षी हेमंत पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसने ये बात उसे बताई क्यों नहीं, पर हेमंत कहता है कि वो उसे इस हालत में परेशान करना नहीं चाहता था। हेमंत के पास चंडेल को लौटाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो वो कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाने के बारे में सोचते हैं जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो जाता। हेमंत कजला को फोन करके घर बुलाता है, जो कहता है कि वो उसके गांव चल सकते हैं। उसका गांव शहर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में सिर्फ 5 घर हैं, जिनमें से एक उसका खुद का और दूसरा उसके छोटे भाई का है और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। तो साक्षी कुछ दिनों का सामान पैक कर लेती है और वो सुबह सुबह ही गांव के लिए निकल जाते हैं। एक लंबी ड्राइव करने के बाद वो गांव आ गए थे, जहां बड़े से खेत के पास गाड़ी रोककर कजला हेमंत से कह रहा होता है कि कार यहां से आगे नहीं जा पाएगी, तो उन्हें घर तक पैदल ही चलना होगा। कजला कार को खेत से थोड़ी दूर पार्क करने के लिए चला जाता है और हेमंत साक्षी के साथ खेत के अंदर से घर की ओर जाने लगता है। कजला ने उनसे कहा था कि अगर वो सीधा बढ़ते रहें तो वो उसके घर तक पहुंच जाएंगे, पर हेमंत और साक्षी उसी जगह आ जाते हैं जहां पहले सीन में उस औरत ने अपना पेट काटा था। उस जगह से बहुत सारे रास्ते निकल रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि घर तक जाने का रास्ता कौन सा है। तभी साक्षी वहां लगे पुतले को ध्यान से देखने लगती है, जिसका बायां हाथ एक रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। तो साक्षी हेमंत से कहती है कि शायद ये रास्ता घर की ओर जाता होगा। तो हेमंत साक्षी को वहां पर बिठाकर कहता है कि वो पहले जाकर चेक कर लेता है कि आगे घर है या नहीं, और ये कहकर हेमंत उस रास्ते चला जाता है। साक्षी वेट करते करते सो गई थी और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि रात हो चुकी थी और हेमंत भी अब तक नहीं लौटा था। तो वो खुद ही उस रास्ते जाने लगती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सामने एक घर दिखता है जहाँ कुंडी लगी हुई थी। साक्षी हेमंत को आवाज देने लगती है और जैसे ही घर के सामने की ओर जा रही होती है तो देखती है कि हेमंत और कजला की पत्नी भानो वहां पर खड़े हुए थे। हेमंत साक्षी को कहता है कि वो उसे ढूंढने के लिए आया था, पर वो रास्ता भटक गया था। आगे भानु उनके लिए खाना बना रही होती है और साक्षी को पहले हेमंत और कजला के लिए खाना परोसने के लिए कहती है। पूछने पर वो कहती है कि पहले मर्दों का खाना हो जाए फिर वो खाएंगे। हेमंत और कजला खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाहर बैठते हैं और यहाँ अंदर भानु और साक्षी खाना खाना शुरू कर देते हैं। साक्षी भानु से पीछे वाले कमरे के बारे में पूछने लगती है, तो भानु उसे बताती है कि वो कमरा कजला के छोटे भाई योगेश्वर का था, पर जब उसकी मौत हुई तो उन्होंने उस कमरे को बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद भानु बाहर आकर हेमंत से कहती है कि जब तक वो यहाँ रुके हैं उसे साक्षी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। कजला हेमंत से कहता है कि वो सुबह आएंगे, तब तक वो दोनों अच्छे से आराम कर ले, और ये कहकर वो भानु के साथ चला जाता है। साक्षी और हेमंत भी बहुत थक चुके थे तो वो भी जल्दी ही सो जाते हैं, पर रात में साक्षी को उस बंद कमरे की वेंटिलेशन हॉल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, लेकिन वो उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि भानु हेमंत की चोट वाली जगहों पर लेप लगा रही थी और उसके बाद कजला हेमंत को अपने खेत दिखाने के लिए ले जाता है। उनके जाने के बाद साक्षी भी भानु से कहती है कि उसे भी खेत देखने जाना है, पर भानु हैंडपंप से पानी निकालने के दौरान कहती है कि वो पहले नहा ले, फिर बाद में वो खेत देखने जाएंगे। और साक्षी जब नहाकर निकलती है तो बाहर कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर उस वेंटिलेशन होल पर पड़ती है तो वो पीछे वाले कमरे की कुंडी खोलकर अंदर आ जाती है, ये देखने की पिछली रात किस चीज की आवाजें आ रही थी। अंदर बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी जली हुई बदबू भी आ रही थी। साथ ही कमरे का एक कोना पूरी तरह से काला पड़ गया था, मानो उस जगह कुछ जलाया गया हो। साक्षी बाहर आकर खेत की ओर जाने लगती है और वो भटक न जाए इसलिए पास के एक पौधे पर गांठ मार देती है। चलते चलते वो खेत के बीच एक बड़े से कुएं के पास आ जाती है जहाँ पानी पूरा काला हो गया था। तभी हेमंत उसे पीछे से आकर
डरा देता है। फिर वो वापस घर चले आते हैं। रात में हेमंत साक्षी को बताता है कि पैसों का बंदोबस्त हो रहा है, पर उसके लिए उसे परसों सुबह शहर जाना होगा। तो अगले दिन साक्षी हेमंत के जाने की बात से थोड़ी दुखी थी, पर भानु उस दिन साक्षी का बहुत ध्यान रखती है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस करे। और अगली सुबह हेमंत जल्दी ही शहर के लिए निकल जाता है और उसके जाने के बाद साक्षी की नींद बाहर लकड़ी काटने की आवाज से खुल जाती है। वो जब बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ वही औरत बैठी लकड़ी काट रही थी जिसका उस अदृश्य शक्ति द्वारा पेट काट दिया गया था। तभी अचानक भानु वहां आकर उस औरत पर चिल्लाने लगती है और साक्षी को अंदर ले जाती है। भानु साक्षी को बताती है कि बाहर वो औरत रानी है, उसके बड़े बेटे राजवीर की पत्नी। कुछ साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी और जब रानी का 8वां महीना चल रहा था तो वो एक दिन अकेली खेत में चली गई। बाद में वो जब उसे ढूंढने गए तो रानी उन्हें पेट के बल गिरी हुई मिली, जिस कारण उसका बच्चा मर गया था। तो उन्हें उसके पेट को काटकर उसके मरे हुए बच्चे को बाहर निकालना पड़ा, जिसका निशान आज भी रानी के पेट पर है। और तब से रानी ने एक शब्द नहीं बोला, हमेशा के लिए चुप हो गई। पर हम सभी ने यह देखा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रानी का बच्चा पेट के बल गिरने से नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति द्वारा मारा गया था। और जब साक्षी राजवीर के बारे में पूछती है तो भानु कहती है कि उसके बाद से तो वो बहुत दुखी हो गया और हमेशा के लिए शहर चला गया। फिर रात में भानु साक्षी के साथ आज इसी कमरे में सोने वाली थी, पर वो साक्षी को ये कहकर चली जाती है कि वो घर का काम निपटाकर 15 मिनट में वापस आ जाएगी। और उसके जाने के कुछ समय बाद ही साक्षी को वो तीनों बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। वो जैसे ही उन बच्चों को देखने के लिए पीछे वाले कमरे की ओर जा रही होती है तभी वहाँ भानु आ जाती है और साक्षी को पकड़कर जल्दी से कमरे के अंदर आ जाती है और खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। जब साक्षी भानु से उन तीनों बच्चों के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, उसका शहर में एक NGO भी है, तो भानु गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि ये उसके शहर वाले बच्चे नहीं हैं। वो जितना ज्यादा उनसे दूर रहेगी उतना उसके लिए अच्छा होगा। साक्षी को भानु का अचानक से बदला हुआ बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो भानु से ज्यादा कुछ नहीं कहती और फिर वो बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। आधी रात में जब साक्षी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि भानु अपने बिस्तर में नहीं थी, वो तो ठीक उसके बगल में चुपचाप बैठी हुई थी। साक्षी के पूछने पर भानु कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, तो साक्षी भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो अब भानु की हरकतों से डरने लगी थी, इसलिए वो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। अगली सुबह साक्षी को फिर से वो तीनों बच्चे उस पीछे वाले कमरे के आसपास खेलते हुए दिखते हैं और इस बार उस कमरे के दरवाजे पर एक ट्रांजिस्टर भी रखा हुआ था जिसमें से एक औरत के गाना गाने की आवाजें आ रही थी। वो बच्चे बार बार साक्षी को छूकर भाग रहे थे और साक्षी को भी यही लग रहा था कि वो उसके साथ खेलना चाहते हैं, तो वो उस ट्रांजिस्टर को लेकर उन्हें ढूंढने लगती है। पर तभी वहां भानु आ जाती है और उसके हाथ में वो ट्रांजिस्टर देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो साक्षी के हाथ से वो ट्रांजिस्टर छीन के उसे खेत में फेंक देती है और कहती है कि वो जैसा उन बच्चों के बारे में सोच रही है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो उनसे दूर रहने में ही उसकी भलाई है। पर साक्षी भानु की एक बात नहीं सुनती और गुस्से में भानु से कहती है कि उनको बच्चों से प्रॉब्लम क्या है, वो तो बस उसके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन भानु साक्षी को उन बच्चों के बारे में सच नहीं बताना चाहती थी, तो वो उससे कहने लगती है कि वो जानती है कि हेमंत एक बेटा होने की आश लिए बैठा है और वो ये भी जानती है कि उसके पेट में बेटा नहीं बल्कि बेटी पल रही है। तो जब हेमंत को ये बात पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। पर साक्षी कहती है कि हेमंत ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता और ये कहकर वो अपने कमरे में आ जाती है। वो पूरा दिन कमरे में ही रहती है और रात में जब हेमंत वापस आता है तो साक्षी उसे सब कुछ बताने लगती है कि उसके जाने के बाद भानु ने उसके साथ कैसा बिहेव किया और वो हेमंत से बार बार कहने लगती है कि उसे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। हेमंत भी साक्षी को इतना डरा हुआ देखकर उसकी बात मान जाता है। फिर वो जैसे ही अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं अचानक से कजला हेमंत के सर पर एक डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है और भानु साक्षी के मुंह पर एक कपड़ा डालकर उसे भी बेहोश कर देती है। जब साक्षी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कजला और भानु खेत के बीचों बीच उसे पूरी तरह से तैयार करके एक तांत्रिक से जादू टोना करवा रहे थे और हेमंत भी बेहोशी की हालत में बंधा हुआ था। सारी प्रक्रिया होने के बाद भानु साक्षी को बिस्तर से बांध देती है और उसे एक कहानी सुनाने लगती है, उनके खुद के परिवार की कहानी कि बहुत साल पहले उन्होंने योगेश्वर की शादी सुनैनी नाम की एक औरत से करवाई थी। नाम उसका सुनैनी था पर वो थी एक डायन। उसके घर में पांव पड़ते ही उनका सुखी परिवार बर्बाद हो गया। भानु के 4 बेटे थे, 3 छोटे और सबसे बड़ा बेटा राजवीर। पर सुनैनी ने भानु के तीनों छोटे बेटों पर ऐसा जादू किया कि वो हर समय उसी के साथ रहने लगे। भानु ने बहुत कोशिश की अपने तीनों बेटों को उसके चंगुल से छुड़ाने की, पर उस डायन ने उन पर ऐसा जादू किया था कि वो हर समय उसी के साथ चिपके रहते थे। फिर कुछ महीने बाद सुनैनी प्रेग्नेंट हो गई तो भानु को ऐसा लगा कि वो अब उसके बच्चों का पीछा छोड़ देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अंत में भानु ने ये बात योगेश्वर को बताई। उसके बाद सुनैनी और योगेश्वर में बहुत लड़ाई हुई तो सुनैनी ने योगेश्वर को चाकू मार दिया, फिर उसी चाकू से अपना पेट काट लिया। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते सुनैनी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, पर वो अकेली नहीं डूबी, भानु के तीनों बेटों को लेकर डूबी। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने राजवीर की शादी रानी से करवाई और जब रानी 8 मंथ प्रेग्नेंट हुई तो उसे उसके तीनों बच्चे और सुनैनी दिखने लगे और उसने भी अपना पेट काट लिया। तो उन्होंने राजवीर की दूसरी शादी करवाई, लेकिन फिर से वही हुआ। जब राजवीर की दूसरी पत्नी 8 मंथ प्रेग्नेंट हुई तो उसे भी तीनों बच्चे और सुनैनी दिखने लगे और सुनैनी दूसरी पत्नी और उसके बच्चे को खा गई। उन्होंने राजवीर की तीसरी शादी करवाई पर 8वें महीने में वही हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार फिर राजवीर की शादी करवाई, पर यहाँ गाँव में नहीं, शहर में। तांत्रिक ने एक उपाय बताया था
कि जो कोई भी औरत अपने 8वें महीने में इस घर में 3 दिन उस डायन के साय से बचकर गुजार लेगी तो इस घर पर लगा श्राप हमेशा के लिए हट जाएगा। इसलिए कजला ने उन दोनों को उसके 8वें महीने में इस घर पर लेकर आ गया था। और भानु साक्षी से कहती है कि ये संयोग की बात है, शहर में राजवीर की पत्नी भी प्रेग्नेंट है, तो साक्षी को अब 3 दिन इस घर में उस डायन से बचकर गुजारना होगा। और अगर उसने भागने की कोशिश की तो राजवीर उसे छोड़ेगा नहीं। और जाने से पहले भानु साक्षी से एक बात कहती है कि इन 3 दिनों में उसे जो कुछ भी दिखेगा वो सब कुछ भ्रम होगा और वो सुनैनी की उस लोरी को बिल्कुल भी गुनगुनाने की कोशिश न करे जो वो उसके तीनों बच्चों के लिए गाती थी और आज भी गाती है। भानु के जाने के बाद साक्षी बेहोशी की हालत में ही सो जाती है और सुबह होते ही वो अपने हाथ पैर खोलकर हेमंत को ढूंढने लगती है। तभी उसे पीछे वाले कमरे के दरवाजे पर वही ट्रांजिस्टर रखा दिखता है जिसमें से सुनैनी की लोरी सुनाई दे रही थी। तो साक्षी डरकर अपने कमरे में आ जाती है जहाँ वो तीनों बच्चे खड़े थे जो बहुत ही भयानक दिख रहे थे। वो साक्षी से पूछने लगते हैं कि उसके पेट में छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची कैसे दिखती है, क्या वो लोग इसे भी ले जाएंगे। और ये कहकर वो साइड की ओर देखने लगते हैं और जैसे ही साक्षी उस तरफ देखती है वो बच्चे गायब हो जाते हैं। साक्षी तुरंत घर के बाहर निकलकर खेत की ओर जाने लगती है और उस बड़े से कुएं तक आ जाती है जहां वो तीनों बच्चे सुनैनी के साथ कुएं में छलांग लगा देते हैं। साक्षी डर के मारे बड़बड़ाते हुए वापस घर आ जाती है कि ये सब सच नहीं है, ये सब बस उसका वहम है। और ये कहते कहते वो छत पर चढ़ जाती है और देखती है कि पूरा खेत एक बहुत बड़ा भूल भुलैया था। तभी उसे वो पुतला दिख जाता है तो साक्षी को याद आता है कि वो और हेमंत तो उसी रास्ते इस घर में आए थे, तो वहां से उसे बाहर जाने का रास्ता जरूर मिलेगा। इसलिए वो उस पुतले के डायरेक्शन की तरफ हाथ करके उस जगह जाने लगती है और जिस रास्ते वो निकली थी वहाँ एक पौधे पर गांठ लगा देती है ताकि वो भटक ना जाए। लेकिन वो जैसे ही उस रास्ते जाने लगती है जहाँ से वो आए थे तो उस रास्ते पर ढेर सारे पौधे गिर गए थे और पूरा रास्ता बंद हो गया था। साक्षी बाकी के रास्तों में जाने लगती है पर सभी रास्तों का वैसा ही हाल था। तो वो निराश होकर जब घर की ओर जा रही होती है तो उसे पास में से भानु और उसके बेटे राजवीर की बात करने की आवाजें सुनाई देती है। साक्षी डर के पीछे वाले कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है पर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और राजवीर उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला देता है। साक्षी बुरी तरह से जलने लगती है पर अगले ही पल वो देखती है कि ये सब उसका भ्रम था। इन दिनों साक्षी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि अभी आपको सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखेगी। साक्षी अब एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकना चाहती थी तो वो एक लालटेन, एक कपड़ा और बाहर के चूल्हे से जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाती है और जिस भी रास्ते से वो गुजरती है उस कपड़े में उस रास्ते का नक्शा बना लेती है। और ऐसा करते करते साक्षी उस खेत का आधा नक्शा बना चुकी होती है पर फिर भी उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। पूरी रात चलते रहने से वो बहुत ज्यादा थक गई थी और वो खेत में ही कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह भूख के मारे वो घर के रसोई में आ जाती है और एक बर्तन से भूंजा हुआ चावल निकालकर खाने लगती है। आगे साक्षी जैसे ही सोच रही होती है कि ये सब सच नहीं हो सकता, ये सब बस उसका वहम है, तभी एक बच्चा दौड़कर वहां से चिल्लाते हुए गुजर जाता है कि छोटी माँ उसे बुला रही है। और जब साक्षी पीछे के कमरे की ओर जाती है तो उसे सुनैनी भानु के तीनों बच्चों के साथ बैठकर बातें करती हुई दिखाई देती है। वो बच्चे सुनैनी से पूछ रहे होते हैं कि उसके पेट में छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची कैसी दिखती है, क्या वो लोग इसे भी ले जाएंगे। तभी भानु आकर अपने बच्चों को सुनैनी से दूर कर लेती है और योगेश्वर को उसे पीटने के लिए कहती है। सुनैनी डर के खेत की ओर भाग जाती है और साक्षी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ी दूर आते ही साक्षी देखती है कि योगेश्वर सुनैनी को डंडे से बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। तो वो तीनों बच्चे एक चाकू लाकर सुनैनी के हाथ में दे देते हैं और योगेश्वर से कहने लगते हैं कि उनकी छोटी माँ को मत मारो। पर जैसे ही वो योगेश्वर को रोकने के लिए उसका पैर खींचते हैं वो सुनैनी के पकड़े चाकू के ऊपर गिर जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसी समय भानु वहां आ जाती है और सुनैनी को योगेश्वर की लाश के सामने बैठा देख उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे मार डाला, पर असल में ये एक हादसा था। सुनैनी ने जानबूझकर योगेश्वर को नहीं मारा था। अगले ही पल साक्षी की आंखों के सामने वो सारे दृश्य गायब हो जाते हैं और उसे रानी उसके पास में वही चाकू लिए बैठी हुई दिखती है। रानी सामने की ओर देख रही होती है और अपना पेट काट लेती है। साथ ही राजवीर की वो दोनों पत्नियां भी उसी चाकू से अपना पेट काट लेती है। साक्षी जब सामने की ओर देखती है तो वो सुनैनी थी जो उसे भी वो चाकू दे रही थी। पर साक्षी रोने लगती है और कहती है कि वो अपनी छोटी बच्ची को नहीं मारेगी। साक्षी कमरे में आकर सो जाती है। तभी पीछे वाले कमरे से आग की लपटों के साथ सुनैनी की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तो साक्षी जैसे ही पीछे वाले कमरे में जाती है वहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी अचानक उसका पेट अपने आप जलकर काला पड़ने लगता है और वो उसी हालत में एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है जिसके पास वो तीनों बच्चे और सुनैनी लेटी हुई थी जो पूरी तरह से जल गई थी। पर अगले ही सेकंड वो सभी गायब हो जाते हैं और ना ही साक्षी के पेट में उसकी बच्ची थी। वो तुरंत खेत की ओर भागने लगती है और देखती है कि भानु और कजला मिलकर एक तांत्रिक के साथ राजवीर के हाथों उसकी छोटी बच्ची को कुएं में फेंक रहे थे। साक्षी उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत रोती है, पर राजवीर उसकी छोटी बच्ची को कुएं में फेंक देता है। कजला साक्षी के सामने से ये कहते हुए चला जाता है कि इस साल उनकी फसल अच्छी होगी। और जब साक्षी कुएं में जाकर झांकने लगती है तो उसे नीचे हजारों छोटी बच्चियां सड़ती हुई दिखाई देती है, पर यह सब उसका भ्रम था। साक्षी की बच्ची अब भी उसके पेट में ही थी। तभी अचानक उसे खेत में से सुनैनी की लोरी गुनगुनाने की आवाज आती है और वो जैसे ही वहां जाती है उसे सुनैनी उन तीनों बच्चों के साथ खड़ी दिखती है जो पूरी तरह से जल गई थी।
और शुरुआत में रानी ने जिसे देखा था वो और कोई नहीं बल्कि सुनैनी थी। साक्षी भी ना चाहते हुए उन बच्चों के हाथों से वो चाकू लेकर अपने पेट को काटने वाली होती है। तभी सीन ब्लैंक हो जाता है। अगले सीन में हमें साक्षी घर के बाहर बैठी हुई दिखाई देती है और उसने वो चाकू अब भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ भानु आकर भगवान को धन्यवाद करने लगती है क्योंकि साक्षी ने इस घर में 3 दिन बिता लिए थे। उसी समय हेमंत भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है और साक्षी को ले जाते हुए कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है, उन्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा। पर साक्षी हेमंत से कहती है कि जब तक वो इस कहानी का पर्दाफाश नहीं कर लेती यहाँ से जाएगी नहीं। उन आखिरी 3 दिनों की कहानी जो सुनैनी के साथ घटी। सुनैनी तो मर गई पर उसकी गूंज आज भी इन खेतों में गूंजती है। दरअसल साक्षी ने सुनैनी को कन्विंस कर लिया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उस बात को पूरी दुनिया को बताएगी और आज के बाद इन लोगों के द्वारा किसी भी छोटी बच्ची की जान नहीं जाएगी। इसलिए सुनैनी ने उसे छोड़ दिया था। हेमंत साक्षी को बार बार वहां से चलने के लिए कहता है पर साक्षी आगे बताती है कि इन लोगों ने अपने बेटे राजवीर के साथ मिलकर सुनैनी को उसके 8वें महीने में जिंदा जला दिया और सुनैनी ने उसी जली हुई हालत में एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन इन्होंने उस छोटी सी बच्ची को अच्छी फसल के लिए कुएं में फेंक दिया। सुनैनी ने उस जलती हुई हालत में इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो अपनी बच्ची को बचा नहीं पाई और अंत में उसने भी कुएं में कूदकर खुद की जान ले ली। और भानु के तीनों बच्चे, उन्होंने अपनी छोटी माँ और उस बच्ची को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई थी। तो भानु कहने लगती है कि राजवीर की तीनों पत्नियों को सुनैनी ने मां बनने लायक नहीं छोड़ा, उन सबको मार दिया। जिस पर साक्षी कहती है कि सुनैनी ने तो बस उनका वंश बढ़ने से रोका, असल में उन औरतों को राजवीर ने मारा था ताकि उनकी सच्चाई इस खेत से बाहर ना जा सके। बस रानी को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि रानी ने तो खुद ही अपना मुंह बंद कर लिया था। तभी कजला और भानु उसे धमकाने लगते हैं तो साक्षी पलटकर जवाब देती है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपने बेटे राजवीर को कहकर उसे भी मार देंगे। और ये कहकर साक्षी हेमंत की ओर देखकर उससे पूछती है क्यों राजवीर। और यहाँ हमें पता चलता है कि हेमंत ही राजवीर था और उसी ने ही उन औरतों को मारा था और वो राजवीर ही था जिसने उन छोटी बच्चियों को कुएं में फेंका था। अब जब सच्चाई बाहर आ गई थी तो राजवीर साक्षी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, साक्षी उसके गले में चाकू रखकर कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पर वो इस बच्ची को जन्म देकर रहेगी। और ये कहकर वो जाने लगती है। राजवीर उसे मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी रानी उस पर हमला कर देती है और उसे काट डालती है। और साक्षी जब खेत में थोड़ी दूर पहुंचती है तो वो तीनों बच्चे उसे सही रास्ता जाने के लिए इशारा करते हैं और फिर रानी भी उसके साथ साथ जाने लगती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अंत में हमें एक मैसेज दिखाया जाता है कि इंडिया में छोटी बच्चियों की हत्या अदर कंट्रीज से बहुत ज्यादा है और ये मूवी खत्म होने तक लगभग 113 छोटी बच्चियों की हत्या हो चुकी होगी और आपके इस वीडियो को पूरा देखने तक लगभग 20 छोटी बच्चियां। मैंने इस मूवी को इसके स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद और समझ में आई होगी। बाकी मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस और डरावनी कहानियां लाता रहूंगा।